हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे फ्री रेडिकल्स की रिएक्टिविटी, राइट, इन डिफरेंट सबस्ट्रेट्स, इन एलिफेटिक सबस्ट्रेट, इन एरोमेटिक सबस्ट्रेट, एट ब्रिजहेड कार्बन, राइट, और सॉल्वेंट्स में रिएक्टिविटी देखेंगे, राइट। चलो, ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने पहले से पढ़ी हैं, राइट, जैसे यहाँ पे हम रिकलेक्ट करते हैं। और जिन लोगों को जब हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़े थे, या जब भी आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़े थे सेमेस्टर 1 में, जब हमने फ्री रेडिकल्स की ज्योमेट्री पढ़ी थी जो प्लानर से पिरामिडल तक होती थी, राइट, डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द कार्बन, जिस कार्बन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है उस पर क्या सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं, उस पर डिपेंड करती है फ्री रेडिकल की ज्योमेट्री, जो प्लानर भी हो सकती है, प्लानर से पिरामिडल भी हो सकती है, राइट। अगर किसी को वो आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आपने पहले पढ़ा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं, राइट, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उस पर डिपेंड है, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी उससे। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टिविटी इन एलिफेटिक सबस्ट्रेट्स। एलिफेटिक सबस्ट्रेट्स, ठीक। देखो, यहाँ पे मेनली हम डील करेंगे एब्स्ट्रैक्शन स्टेप से, क्योंकि हम फ्री रेडिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन स्टेप, जो फ्री रेडिकल का एब्स्ट्रैक्शन स्टेप था जिसमें आपका बन रहा था प्रोडक्ट, राइट, जहाँ पे हम देख रहे थे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट, वो वाला स्टेप। देखो, जब हम एलिफेटिक सबस्ट्रेट्स की बात करेंगे, इसमें क्या क्या आते हैं, एक तो नॉर्मल हेलोजेंस जैसे इथेन हो गया, राइट, प्रोपेन हो गया, और आपके विनाइलिक हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, एलाइलिक हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, राइट, और कुछ इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबस्टिट्यूएंट्स का क्या है ऑन दीज हाइड्रोकार्बन्स। ये चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे CH3 इस इथेन टाइप रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ये इथेन है, ठीक। अगर मैं इसका रिएक्शन एक फ्री रेडिकल से देखूं और मैं एब्स्ट्रैक्शन स्टेप की बात करूं, एब्स्ट्रैक्शन स्टेप में सब्सट्रेट में से एटम एब्स्ट्रैक्ट होता है, राइट, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता था, हाइड्रोजन विद 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट होता था। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, आपको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको CH2H, ठीक। देखो, बेसिकली यहाँ पे क्या होता था, फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं, जब ये फ्री रेडिकल इस सबस्ट्रेट को अटैक करेगा तो इसमें से रेडिकल्स बना देगा, ठीक। अब देखो रेडिकल कैसे बनता है, बाय होमोलिसिस ऑफ दिस बॉन्ड, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब इसका होमोलिसिस होगा, एक बनेगा इथाइल रेडिकल, एक बनेगा हाइड्रोजन रेडिकल, ठीक, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब कौन सा रिएक्टिविटी में हम क्या देखेंगे, अब इथाइल, ये देखो एक इथाइल रेडिकल बना, ऑड इलेक्ट्रॉन, और एक बना आपका हाइड्रोजन इसमें से, ठीक। अब क्लोरीन इन दोनों में से किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, राइट, तो क्लोरीन इन दोनों में से ध्यान रखना, छोटे वाले को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। दो रीजंस हैं उसके, जो छोटा एटम होगा वो इजीली एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। क्लोरीन, देखो ये क्लोरीन जो है ये इसको इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन को, ठीक। क्यों, दो रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है क्योंकि छोटा है तो स्टेरिक क्राउडिंग कम है, राइट, सो फर्स्ट इज योर स्टेरिक रीजंस, ठीक। स्टेरिक रीजन, स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, और दूसरी चीज, दिस हाइड्रोजन एटम इज मोर एक्सपोज्ड, ठीक। तो देखो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, देखो बॉन्ड बनेगा, HCl बनेगा यहाँ पे, क्लोरीन फ्री रेडिकल आके इस इथेन में से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इथाइल फ्री रेडिकल को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करता है कभी भी, फर्स्ट ड्यू टू स्टेरिक रीजंस, और ये हाइड्रोजन जो है दिस इज मोर एक्सपोज्ड, राइट, टू बी एब्स्ट्रैक्टेड बाय क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो ये बन गया आपका HCl, ठीक। HCl प्लस
CH3CH2 रेडिकल, ये बन गया। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये क्लोरीन, ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये हाइड्रोजन को नहीं एब्स्ट्रैक्ट करके इथाइल को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो वहां पे क्या बनेगा, जब Cl इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर के बनाएंगे CH3CH2Cl। ठीक, और जब इस बॉन्ड का होमोलिसिस हो रहा है तो ये हाइड्रोजन रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पे इथाइल रेडिकल बना था, यहाँ पे हाइड्रोजन रेडिकल बन जाएगा। ठीक, लेकिन मोस्टली ये वाला रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, और एक और चीज देखो, इसको बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है डेल्टा H, वो काफी कम होती है। ठीक है, वो होती है अराउंड 3 किलो कैलोरीज पर मोल, 3 किलो कैलोरीज पर मोल। वहीं अगर मैं इसको बनाने की बात करूं, इसको बनाने के लिए एनर्जी डेल्टा H होता है आपका आई थिंक 18 किलो कैलोरीज पर मोल। राइट, तो देख रहे हो कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, प्लस 18, प्लस लगाते हैं हम एंथैल्पी के केस में, प्लस 18 किलो कैलोरीज पर मोल, इतनी एनर्जी चाहिए होगी। ठीक, तो पहली चीज तो अगर ये एनर्जी रिक्वायरमेंट्स देखें तब भी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल या फॉर्मेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड इज नॉट पॉसिबल। ठीक, एनर्जेटिकली दिस इज नॉट फेवर्ड, ये सेकंड इसका रीजन है, एनर्जेटिकली नॉट फेवर्ड। व्हाट इज नॉट फेवर्ड, दिस स्टेप, दिस सेकंड बोल देते हैं इसको फर्स्ट, सेकंड एनर्जेटिकली नॉट फेवर्ड, सेकंड स्टेप। ठीक है, देखो 18 किलो कैलोरीज चाहिए, ज्यादा एनर्जी है, नॉर्मली इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है, तो इथाइल क्लोराइड नहीं बनेगा, ये बनेगा। और पहला जो मेजर रीजन है वो है स्टेरिक रीजंस, ये छोटा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन रेडिकल को क्लोरीन इजीली एब्स्ट्रैक्ट करके HCl बना देगा, तो दिस स्टेप विल टेक प्लेस। ठीक हो गया। ठीक है, और एल्केन्स के केस में जब भी फ्री रेडिकल अटैक करेगा, जैसे क्लोरीन अटैक करने आएगा, तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल जो रेडिकल होता है वो होता है ये वाला, वो होता है ये वाला रेडिकल। राइट, सो टर्शियरी हाइड्रोजन अगर होगा तो ये टर्शियरी हाइड्रोजन इजीली एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, टर्शियरी हाइड्रोजन क्या होता है, जो टर्शियरी कार्बन से जुड़ा है। टर्शियरी कार्बन क्या होता है, जो 3 कार्बन एटम से जुड़ा है, 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। ठीक है, ये टर्शियरी कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन टर्शियरी हाइड्रोजन है। तो टर्शियरी हाइड्रोजन इजीली एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि टर्शियरी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद जो आपको टर्शियरी फ्री रेडिकल मिलता है दैट इज मोस्ट स्टेबल। राइट, ये एक रीजन है। और इसके बाद कौन सा आता है, टर्शियरी के बाद आपने पहले पढ़ा है सेकेंडरी हाइड्रोजन, जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो। राइट, इस तरह से CH3H, उसके बाद चांसेस होंगे कि ये वाले हाइड्रोजन इजीली एब्स्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका प्राइमरी, इसके बाद आएगा आपका मिथाइल, मोस्ट अनस्टेबल। राइट, सो सबसे ज्यादा चांसेस बनने के होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट होने के होते हैं टर्शियरी हाइड्रोजन के। राइट, क्यों, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इस टर्शियरी हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्ट होने पे जो फ्री रेडिकल बनेगा, ये वाला जो फ्री रेडिकल बनेगा, दिस इज मोस्ट स्टेबल। राइट, सो दिस ऑर्डर इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। This is based on stability of free radical. ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम अगर आ जाते हैं इस तरीके के कंपाउंड्स पे, ये कौन से कार्बन्स होते हैं, ये जो डबल बॉन्डेड से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं ये होते हैं विनाइलिक कार्बन, और इनसे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे वो होंगे आपके विनाइलिक हाइड्रोजन। ठीक, वो होंगे आपके विनाइलिक हाइड्रोजन। और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जो कार्बन जुड़ा होता है ये होता है एलाइलिक कार्बन। राइट, इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो होगा आपका एलाइलिक कार्बन। राइट, तो रिएक्टिविटी की जब हम बात करेंगे तो
फ्री रेडिकल इजीली किसको अटैक करेगा, इस विनाइलिक हाइड्रोजन को या इस एलाइलिक हाइड्रोजन को, राइट। एलाइलिक हाइड्रोजन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हम ये पीछे से पढ़ते आ रहे हैं एलाइलिक एलाइलिक इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी होती है, एलाइलिक फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू विनाइलिक फ्री रेडिकल, राइट। क्योंकि फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, बेसिकली उन्हीं की स्टेबिलिटी पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड होती है, ठीक। So vinylic hydrogen, these hydrogens are never abstracted. Never abstracted. This allylic ones are always abstracted. ठीक। रीजन क्या है? रीजन है इसका रेजोनेंस, ये आपको एग्जाम में जरूर लिखना है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन of allylic radical. Resonance stabilization of allylic radical. I hope this is clear. Right? और अगर अब मैं आपसे बात करता हूं इस तरीके के किसी कंपाउंड की, CH3 CH2 CH2 इस तरीके का कोई कंपाउंड है, राइट। तो एरोमेटिक हाइड्रोजन जो इससे हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये हाइड्रोजन्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं होंगे जब भी। ये देखो, ये वाले जो हाइड्रोजन हैं ये हैं आपके एरोमेटिक हाइड्रोजन्स, ये वाले जो हाइड्रोजन्स हैं इनमें जो हाइड्रोजन्स हैं ये हैं आपके एलिफेटिक हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो जब भी एब्स्ट्रैक्ट होगा वो होगा एलिफेटिक हाइड्रोजन, एरोमेटिक हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। इसका रीजन हम किस तरीके से कुछ सोच सकते हो? देखो, ये होता है आपका sp2 कार्बन, ये जितने भी कार्बन है ये sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, राइट, s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, राइट। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उसका बॉन्ड ब्रेक होना मे बी डिफिकल्ट, राइट। और वहाँ पे ये सारे कार्बन क्या है, sp3 कार्बन, ठीक। तो ये वाले हाइड्रोजन इजीली एब्स्ट्रैक्ट होंगे एरोमेटिक इस तरीके के कंपाउंड्स में, जहाँ पे एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है आपका साइड चेन पे अट्रैक्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। सो योर एरोमेटिक हाइड्रोजन्स आर सेल्डम एब्स्ट्रैक्टेड, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं होंगे, दीज आर सेल्डम एब्स्ट्रैक्टेड, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अगर तो क्या होगा। Let me quickly wrap this. यहाँ से नोट्स बना लेना ऐसे ही। अब देखो, अगर चेन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट होता है तो अपने साथ वाले कार्बन को वो इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाता है, ठीक, साथ वाला कार्बन। तो जो हाइड्रोजन होगा वो भी इलेक्ट्रॉन पुअर हाइड्रोजन होंगे, राइट। तो कई बार रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स भी दो तरह के नेचर होता है इनका, कुछ इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, कुछ होते हैं न्यूक्लियोफिलिक, ठीक। ठीक है, मान लो कि कोई कार्बन चेन है, ऐसे करके कार्बन चेन है, मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अपने साथ वाले कार्बन को, ये अल्फा कार्बन है, अपने साथ वाले कार्बन को तो ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन पुअर, ठीक है। और ये जो बीटा कार्बन नेक्स्ट होगा ये भी इलेक्ट्रॉन पुअर होगा, लेकिन कंपैरेटिवली कंपेयर टू अल्फा कार्बन ये लेस इलेक्ट्रॉन पुअर होगा, ठीक है। तो अगर आप देखो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स ये भी होते हैं न्यूक्लियोफिलिक होते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक टाइप होते हैं। जब मैं कहूँ इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको हम बोलते थे, छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, ये नेगेटिव साइड्स को लव करेंगे और वहाँ पे जाके रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। दे लाइक इलेक्ट्रॉन रिच साइड्स,
और न्यूक्लियोफिलिक दे अटैक एट इलेक्ट्रॉन पुअर साइट्स, ठीक है, जैसे मिथाइल रेडिकल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पुअर साइट, ये इसका नेचर न्यूक्लियोफिलिक होता है, ठीक। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, ऐसी टर्शियरी ब्यूटाइल वगैरह भी होता है। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल जैसे क्लोरीन रेडिकल है, क्लोरीन रेडिकल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे अटैक करता है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई अटैच है किसी हाइड्रोकार्बन चेन में, तो अगर क्लोरीन रेडिकल अटैक कर रहा है, ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में, तो ये कहाँ जाके अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा आपका, ये वाली जो साइट है, दिस इज लिटिल मोर इलेक्ट्रॉन रिच कंपेयर टू दिस, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा आपका बीटा कार्बन पे या बीटा हाइड्रोजन्स, जो इससे बीटा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बीटा कार्बन या बीटा हाइड्रोजन्स को, ठीक। वहीं अगर मिथाइल रेडिकल है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन पुअर साइट को भी अटैक कर देगा। सो दिस देखो ये जो होगा, दिस विल अवॉइड अटैक एट अल्फा कार्बन which is electron poor site, but this will not avoid attack at alpha carbon or alpha hydrogens, so this can abstract alpha hydrogens क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक है इसका नेचर, राइट, न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव साइड जहाँ पे है, जो लेस नेगेटिव साइड है उस पे भी अटैक कर देगा। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फ्री रेडिकल इट मे अटैक एट अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, कब, जब आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। अब हम जल्दी से आ जाते हैं रिएक्टिविटी इन एरोमेटिक सबस्ट्रेट। देखो एरोमेटिक सबस्ट्रेट जो हमने पीछे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया है, जो हमने वहां पे रूल्स पढ़े थे, ऑलमोस्ट वही चीजें यहां पर भी हैं, राइट। Me quickly rub this reactivity in aromatic substrate, ये एग्जाम में कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन अक्सर, राइट, तो इसको अच्छे से समझ के करना। रिएक्टिविटी इन एरोमेटिक सबस्ट्रेट, एरोमेटिक सबस्ट्रेट, ठीक है। अब देखो एरोमेटिक सबस्ट्रेट जैसे ये है आपका, इससे मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, ठीक। अब देखो किस तरह से रिएक्शन होगा, ठीक है। यहां पे देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, मैंने आपको पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था शायद, देखो ये होते हैं हाइड्रोजन्स, इससे अटैच होते हैं, ठीक, बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको पता है। देखो अगर कोई रेडिकल आता है, अगर मैं ये बॉन्ड, अगर ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या बनेगा, एराइल रेडिकल, ठीक, वहां पे बनेगा आपका एराइल रेडिकल, लेकिन इस तरीके का रिएक्शन होगा नहीं, राइट। फ्री रेडिकल रिएक्शन एट एरोमेटिक कार्बन, फ्री रेडिकल रिएक्शन at aromatic carbon seldom occur, ठीक है। ठीक है, seldom occur to give aryl radical। होगा क्या यहाँ पर, देखो जैसे रिएक्शन होता था इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वैसा ही रिएक्शन होगा। ये आपका फ्री रेडिकल है, ये इंटरमीडिएट बनाएगा इसके बाद, जैसे वहां पे बनता था इंटरमीडिएट, ठीक। देखो ये हमने पीछे पढ़ा है,
इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, इस तरीके का इंटरमीडिएट रेडिकल बनेगा। रेडिकल डॉट लगाया मैंने वहाँ पे, ये इंटरमीडिएट रेडिकल बनेगा। और जो रिएक्शन मोस्टली जो होगा, जो प्रोसीड करेगा, रिएक्शन वैसा ऑलमोस्ट वैसा ही होगा जैसे इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता था। सो दिस इज सिमिलर टू इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी वैसा ही होगा। ठीक है, बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर एरोमेटिक सबस्ट्रेट है तो एरोमेटिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, एरोमेटिक सबस्ट्रेट अगर एब्स्ट्रैक्ट होगा तो एराइल रेडिकल बनता है। ठीक है, दैट विल नॉट हैपन। और होगा क्या, ये सीधा ऐसा फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा और रिएक्शन ऑलमोस्ट वैसे ही प्रोसीड होगा जैसे आपने पीछे इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े हैं। ठीक, और जैसे हम वहाँ पे पढ़ते थे दैट ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स, इस केस में क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स हैं, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा इट विल इंक्रीज रिएक्टिविटी एट ऑर्थो एंड पैरासाइट। ये होती है ऑर्थो एंड पैरासाइट। ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स इन फ्री रेडिकल रिएक्शंस विल इंक्रीज रिएक्टिविटी एट ऑर्थो एंड पैरासाइट्स। ठीक है, ऑर्थोसाइट की रिएक्टिविटी देखो, ये हम पहले ही पढ़ते थे, ऑर्थोसाइट की रिएक्टिविटी पैरासाइट से ज़्यादा होती है, राइट, लेकिन एक केस में नहीं होती, एक केस में नहीं होगी, व्हेन स्टेरिक क्राउडिंग कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, अगर मान लो कोई बड़ा आइटम है, ठीक है, और मैंने देखो यहाँ पे मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक Z सब्स्टिट्यूएंट लगाया, तो ऑर्थो पे, ये ऑर्थो है, ये पैरा है साइड। ठीक है, तो ऑर्थो पे कोई भी रेडिकल है आपका से Y, ऑर्थो पे मोस्टली अटैक होगा कंपेयर टू पैरा। रिएक्टिविटी एट ऑर्थो इज मोर। लेकिन अगर मान लिया जाता है इसका साइज बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग है, तो हो सकता है ऑर्थो पे अटैक ना होके पैरा पे अटैक हो। यहाँ पे अटैक क्यों नहीं होगा? ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, राइट। उस केस में ऑर्थो की रिएक्टिविटी कम होगी कंपेयर टू पैरासाइट। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखना। और अगर मैं मेटासाइट की बात करूं तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट वैसे ही होती है जैसे बेंजीन की हो, जैसे बेंजीन की रिएक्टिविटी होती थी। ठीक, और इस केस में, इन केसेस में जैसे मैंने यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट बना के दिखाया था, तो लीविंग जो ग्रुप होगा वो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई इस तरीके का कंपाउंड है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये रिप्लेस होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के केस में भी, जिसको हम बोलते थे इप्सो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है देन इप्सो सब्स्टिट्यूशन विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, और यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो मोस्टली हाइड्रोजन ही सब्स्टिट्यूट होगा, लेकिन अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। सो मोस्ट सर्टेन केसेस में, सर्टेन केसेस ये होता है, वैसे सर्टेन केसेस में ऐसे लिखना, मोस्टली हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है, लेकिन इन सर्टेन केसेस इप्सो सब्स्टिट्यूशन भी होता है। अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है देन दैट विल बी रिप्लेस्ड, राइट। और जो इनकमिंग रेडिकल है वो इसकी जगह ले लेता है, राइट। जब इसकी जगह ले ली जाती है उसी को हम बोलते हैं ना इप्सो सब्स्टिट्यूशन। तो सर्टेन केसेस मोस्टली हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, लेकिन इप्सो सब्स्टिट्यूशन भी देखा गया है बहुत सारे रिएक्शंस में। ठीक है, मान लो यहाँ पे Z की जगह जैसे यहाँ पे Br हो सकता है, NO2 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो इप्सो सब्स्टिट्यूशन हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड इन दीज रिएक्शंस। ठीक, चलो ये हो गया। ये हमने चीज़ें पहले भी पढ़ी हैं, सो मस्ट बी फेमिलियर विद दिस। अच्छा, मैंने आपको एक पीछे प्लेलिस्ट में या इसी लेक्चर पे आप जाके देखोगे नॉरबोर्नियन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। ठीक है, अब थोड़ा सा वो यहाँ पे यूज़ होगा, तभी मैंने उसका अलग से लेक्चर बहुत पहले ही बना दिया था, राइट। अब है देखो रिएक्टिविटी एट ब्रिज हेड कार्बन्स वगैरह मैंने उसमें बताए थे आपको।
ठीक, देखो रिएक्टिविटी एट ब्रिज हेड कार्बन्स। ठीक, देखो जो फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता था, प्लानर, डिपेंडिंग ऑन सब्स्टिट्यूएंट्स प्लानर टू पिरामिडल। राइट, हमने पहले के शुरू में भी पढ़ा है, इसमें ही हमने एक चीज पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब पढ़े थे कि अगर मान लो ऐसा कोई है, ये दोनों कार्बन क्या होते थे, ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करते थे हम इनको। ये दोनों है ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, ये ब्रिज है ना, देखो इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ ये ब्रिज है और ये है ब्रिज हेड कार्बन। तो सब्स्टिट्यूशन एट ब्रिज हेड कार्बन, राइट, सब्स्टिट्यूशन एट ब्रिज हेड कार्बन नहीं होता है क्योंकि वहां पे हमने पढ़ा था कि कार्बोकेटायन जब बनता है SN1 रिएक्शन में तो प्लानर होता है। ठीक, लेकिन इस तरीके के कंपाउंड में अगर यहां से मैं ब्रिज हेड कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाऊं भी तो हमारे को प्लानर कार्बोकेटायन नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लानर कार्बोकेटायन नहीं मिलेगा तो इस तरीके के कंपाउंड के साथ SN1 रिएक्शन नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि प्लानर कार्बोकेटायन नहीं मिल रहा है, वहां पे हमने ये पढ़ा था। अब देखो, अब अगर हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो फ्री रेडिकल्स के साथ कुछ रिएक्शन में आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एट ब्रिज हेड कार्बन होता है। राइट, जिसका मतलब है कि फ्री रेडिकल जरूरी नहीं है कि प्लानर ही हो। राइट, तो जब फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पे रिएक्शन जब फ्री रेडिकल बनेगा ब्रिज हेड के साथ तो वो दूसरे फ्री रेडिकल से जुड़ करके कंपाउंड बना देगा कई केसेस में। दैट मीन्स जरूरी नहीं है रिएक्शन के लिए फ्री रेडिकल आपका प्लानर ही हो, ऐसा शो करता है ये रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ब्रिज हेड पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो ये रिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है। राइट, तो उस स्ट्रेन को प्रिवेंट करने के लिए कई बार मोस्टली रिएक्शन ब्रिज हेड पे नहीं होता है, किसी और पोजीशन पे हो जाएगा, से 2 पोजीशन पे हो जाएगा। ठीक, ये चीज ध्यान में रखना है इसमें आपको। देखो जैसे आप लोगों की बुक्स में भी एक रिएक्शन दे रखा है जिसमें ब्रिज हेड सब्स्टिट्यूशन होगा। ये है इस तरीके का ब्रिज हेड कंपाउंड है COOAg प्लस ब्रोमीन से जब इसका रिएक्शन होगा तो यहां पे आपको इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा आपको। ठीक है, ये ब्रिज हेड कार्बन है तो सब्स्टिट्यूशन एट ब्रिज हेड कार्बन इज पॉसिबल। ये रिएक्शन हो रहा है, दैट मीन्स फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल बना होगा तभी तो ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स के साथ जाकर के इसने रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट मिला होगा। इसका मतलब ये है कि फ्री रेडिकल्स नीड नॉट बी व्हाट, प्लानर। ठीक, लेकिन अगर वहीं पे हम रिएक्शन करते हैं इस तरीके के कंपाउंड का, इसको मैं अगर रिएक्शन कराता हूं सल्फ्यूराइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड जो फ्री रेडिकल्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। राइट, तो यहां पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा यहां पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, देखो ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2
ब्रोमो, ये प्रोडक्ट मिलेगा फ्री रेडिकल सब। ठीक, तो आई होप दिस इज क्लियर। देखो यहाँ पे बना आपका टू पोजीशन पे जाके अटैक हुआ, 2 ब्रोमो नॉर्बोनेन। यहाँ पे बन रहा था आपका ब्रिज हेड कार्बन पे जाके सब्सटीट्यूशन हो रहा था। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें पता लगा कि जो आपकी ब्रिज हेड पोजीशन है, जो ब्रिज हेड कार्बन है, वहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो तो सकता है। ठीक है, और इसकी केमिस्ट्री ये होती है कि जो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये इसकी शेप ऐसी होती है, हमने SN1 रिएक्शन में पढ़ा था कि वो प्लानर नहीं बन हो पाता है। ठीक, इसीलिए SN1 रिएक्शन नहीं होता था इसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने पढ़ा था। अब देखो अगर सब्स्टिट्यूशन होता भी है इस पे, राइट, तो इस मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल। ठीक, तो उसी स्ट्रेन को प्रिवेंट करने के लिए इट इज़ प्रेफरेबल पोजीशन ऑफ अटैक इज दिस, ना कि ये ब्रिज हेड कार्बन। ठीक, सो रिएक्टिविटी एट ब्रिज हेड, आई होप दिस इज क्लियर। ब्रिज हेड पे अटैक हो सकता है लेकिन नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेन इन्वॉल्व्ड। ठीक, और यहाँ पे इट इज प्रेफर्ड, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अटैक होगा ब्रिज हेड कार्बन पे तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन बहुत बढ़ जाएगा। जस्ट टू प्रिवेंट दैट स्ट्रेन अटैक यहाँ पे होगा। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये भी हो गया आपका। अब हम आ जाते हैं रिएक्टिविटी, राइट, रेडिकल्स की हम रिएक्टिविटी देखते हैं। जैसे हमने अभी एक ऑर्डर देखा था, टर्शियरी हाइड्रोजन एटम्स इजीली एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल, ऐसा ही कुछ है जो अभी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, reactivity in attacking radicals. Reactivity in attacking radicals. ठीक, देखो ब्रोमीन की अगर मैं बात करूं, ठीक, रेडिकल की, अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूं नियोपेंटेन से, ये नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन से और टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन से, तीन मिथाइल रेडिकल्स हैं। जब ब्रोमीन जब इनसे रिएक्ट करेगा, इन दोनों कंपाउंड से, तो जो रिएक्शन होगा बहुत ज़्यादा स्लो, या रिएक्शन होगा ही नहीं, स्लो रिएक्शन, ऑलमोस्ट नो रिएक्शन, राइट। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम्स जो हैं, जब हम ऐसा कंपाउंड होता है तो साइड चेन पे ही रिएक्शन होता है, हम ये हमने देखा था। जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं, ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर प्राइमरी, हाइड्रोजन एटम्स आर प्राइमरी। और हमने अभी पढ़ा था टर्शियरी, तो यहाँ से हाइड्रोजन जो एब्स्ट्रैक्ट होगा, प्राइमरी हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट होना बहुत मुश्किल होता है, राइट। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो रेडिकल बनता है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक। तो हमने एक ऑर्डर पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, ठीक। वहीं अगर मैं आइसोब्यूटेन ले लूं, आइसोब्यूटेन ले लूं, ये आइसोब्यूटेन है, ठीक। अगर मैं इसको रिएक्ट करूं इससे, तो इसका हेटेरोलाइसिस होगा इस बॉन्ड का, ठीक। ठीक, और मुझे मिल जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इन हाई यील्ड, और बनेगा HBr। ये इसकी ये बहुत हाई यील्ड में मिलेगा। क्यों? क्योंकि तो जब इस बॉन्ड का हेटेरोलाइसिस होगा, राइट, जब इसका हेटेरोलाइसिस होगा तो यहाँ पे कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा? ये वाला जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट, दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है। ये टर्शियरी हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके अटैक के बाद जो
इंटरमीडिएट, रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, इसीलिए ये इसके साथ प्रोडक्ट मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। वहीं अगर आप टॉल्विन लोगे तो ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन इमीडिएटली होगा, फास्ट रिएक्शन होगा, ब्रोमीन सीधा यहां पे जाके अटैक करेगा। ठीक, ये फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक, तो दिस इज हाउ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट रेडिकल्स डिफर, राइट, रिएक्टिविटी इन अटैकिंग रेडिकल्स। ठीक, वहीं अगर मैं एक मैंने आपको शुरू में बताया था ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन रेडिकल, दिस इज हाईली अनरिएक्टिव, दिस इज हाईली अनरिएक्टिव। द रीजन इज इसका अपना स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से इसका रिएक्शन स्लो रहता है। ठीक, सो दिस इज हाउ रिएक्टिविटी डिफर्स इन फ्री रेडिकल्स। आइसोब्यूटेन में ज़्यादा क्यों थी? क्योंकि ये ऑर्डर याद रखना, इसके बाद ये रेडिकल बनेगा विच इज़ मोर स्टेबल। यहाँ पे रिएक्टिविटी क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि ये सारे प्राइमरी हाइड्रोजन्स थे विच आर लीस्ट रिएक्टिव। ठीक, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा सॉल्वेंट। हमने SN1 SN2 रिएक्शंस पढ़े या जो भी रिएक्शन पढ़ते हैं हम सॉल्वेंट का रोल ज़रूर देखते हैं। यहाँ पे सॉल्वेंट का रोल कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ये रिएक्शंस चाहे आप सॉल्वेंट में करो चाहे आप गैसियस फेस में करो, इट्स ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, सॉल्वेंट का रोल नहीं है, लेकिन हम कुछ केसेस में देखते हैं कि अगर मैं सॉल्वेंट को एलिफेटिक सॉल्वेंट को रिप्लेस कर दूं एरोमेटिक सॉल्वेंट से तो कहीं पे रिएक्टिविटी में बहुत चेंज आया है। तो हम कुछ वैसा रिएक्शन देखते हैं। ठीक, चलो, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन रिएक्टिविटी। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन रिएक्टिविटी। ठीक, चलो देखो, आयोनिक रिएक्शंस जहाँ होते हैं, जहाँ पे कैटायंस और एनायंस इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे सॉल्वेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब हम फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं, जो मोस्टली जो मेजरली जिन्हें हम कहते हैं दे आर न्यूट्रल, राइट, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक भी कह रहे थे, लेकिन मेजरली दे आर न्यूट्रल। तो वहाँ पे जहाँ पे फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो मेजरली न्यूट्रल होते हैं, वहाँ पे सॉल्वेंट का इफेक्ट बहुत कम होता है, राइट, लेकिन फिर भी होता है। हम कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं, जैसे 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन है। ठीक, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन की अगर मैं बात करूं, देखो CH3 CH CH CH3 CH3 CH3, ये क्या है? 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन को अगर मैं एलिफेटिक सॉल्वेंट लेता हूं और इसका मैं क्लोरीनेशन करता हूं, ठीक है, तो मुझे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक, अटैक यहाँ पे अलग अलग जगह पे हो सकता है। ठीक है, तो मुझे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो, एक मिलेगा मुझे, देखो CH3 होल ट्वाइस, मैंने इसको CH3 होल ट्वाइस लिख दिया, CH, ठीक, CH CH3 CH2 Cl। ठीक, ये मिलेगा मुझे 60% क्वांटिटी में, और दूसरा प्रोडक्ट मुझे मिलेगा, ये यहाँ पे भी रिएक्ट कर सकता है, इस हाइड्रोजन पे भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक, तो दूसरा होगा CH3 होल ट्वाइस CH Cl CH3 होल ट्वाइस। ठीक,
ये मिलेगा मुझे 40% में इन एलिफेटिक सॉल्वेंट। वहीं अगर मैं ये रिएक्शन करूं एरोमेटिक सॉल्वेंट में, देखो यहाँ पे किस तरह से सॉल्वेंट इज प्लेइंग पार्ट, तो ये हो जाएगा, ये मुझे अगर मैं एरोमेटिक सॉल्वेंट में करता हूं तो ये फर्स्ट मान लो इसको, ये सेकंड मान लेते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस सेकंड मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा मुझे 10 और ये मिलेगा मुझे 90 के रेशियो, तो रेशियो चेंज हो जाएगा 10:90 इन प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक सॉल्वेंट, ठीक। द रीजन बीइंग, जब हमने एरोमेटिक सॉल्वेंट यूज किया तो यहाँ पे कुछ इस तरह का क्लोरीन के साथ एक इस तरह का इंटरमीडिएट बना, ठीक, कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बना, जिसको देखा गया उसके स्पेक्ट्रम में। दिस, ये इन केस ऑफ एरोमेटिक सॉल्वेंट दिस थिंग रिजल्टेड, जो हमें इसके स्पेक्ट्रम में दिखा, विच इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, राइट, दिस इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, ठीक। ठीक, दिस कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स बना एरोमेटिक सॉल्वेंट को यूज करने पे, दिस इज वेरी शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक। और ये कहाँ पे हमें दिखा, इन इट्स विजिबल स्पेक्ट्रम, ये हमें इसके स्पेक्ट्रम में दिखता है, ठीक। आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आया। वैसे तो मोस्टली सॉल्वेंट का इफेक्ट होता नहीं है फ्री रेडिकल रिएक्शंस में, लेकिन जब हमने 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन की बात करी तो यहाँ पे देखो एलिफेटिक सॉल्वेंट लिया, तो ये वाला कंपाउंड देखो, जब रिएक्शन इधर हो रहा है, इधर ये 60% मिला, और इस कार्बन पे जो अटैक हो रहा है ये प्रोडक्ट मिला हमें 40%, ठीक। जैसे ही मैंने एरोमेटिक सॉल्वेंट यूज किया इन प्लेस ऑफ एलिफेटिक, तो मुझे जो यहाँ पे अटैक हो रहा था वो ज्यादा होने लग गया। दैट मीन्स एरोमेटिक सॉल्वेंट यूज करने पे क्लोरीन ज्यादा सेलेक्टिव हो गई, राइट, क्लोरीन ज्यादा सेलेक्टिव हो गई और यहाँ पे अटैक करने लगी, अब यहाँ अटैक नहीं कर रही है, ठीक। तो सेलेक्टिविटी चेंज हो गई यहाँ पे, राइट। सो ऑन यूजिंग, ये आपको समझना जरूरी है, एरोमेटिक सॉल्वेंट हुआ क्या, योर क्लोरीन एटम became more selective, right, to give second around 90%, ठीक है, ये जरूर लिख लें। और ये क्यों हुआ था, क्लोरीन ज्यादा सेलेक्टिव या रिएक्टिव क्यों हो गई, सेलेक्टिव और रिएक्टिव, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स जो हमें दिखा ये विजिबल स्पेक्ट्रम में, दिस इज अ शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर।